नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। चुनाव में एक दूसरे पर बढ़त के लिए तर्कश से नए नए तीर निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी अपने पक्ष में लहर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बिहार में सब नेता बोल रहे हैं और जमकर बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे हैं, पर बिहार के लोग और वोटर खामोश हैं। उनके मन को पढ़ने की कोशिश हर नेता, हर पॉलिटिकल पंडित कर रहा है, लेकिन बिहार के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। भारत के नक्शे में मौजूद बिहार एक राज्य है, एक विचार है, एक संस्कृति है, या फिर राजनीति की एक प्रयोगशाला। अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बिहार है क्या। पिछले कुछ हफ्तों में मैं आपको लगातार दर्द बिहार सीरीज में इस प्रदेश की बुनियादी समस्याओं, पिछड़ेपन की वजह और हुक्मरानों के नज़रिए से परिचित करा रही हूँ। बिहार की चुनावी रैलियों में युवाओं की बहुत बातें हो रही हैं। बिहार का हर चौथा वोटर जेन ज़ी है, जो वोट के जरिए अपना विधायक चुनेगा, नई सरकार चुनेगा, जिसे सूबे के 13 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। पर चुनाव में बिहार किस मिजाज के साथ वोट देता रहा है और सरकार चुनता रहा है, इसे भी जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बिहार के अतीत के पन्नों को पलटने का फैसला किया है, जिससे जेन ज़ी को बिहार की राजनीति के बारे में जानकारी मिल सके। ऐसे में आज बात आज़ादी के बाद के बिहार के राजनीति शास्त्र की। बिहार त्रेता युग में राजा जनक, द्वापर युग में राजा जरासंध की कर्मभूमि रही। ऋषि वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी पर पैदा हुए। कौटिल्य ने भी यहीं से दुनिया को शासन सूत्र दिया। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि रही है, तो दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट की कर्मभूमि और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत की प्रयोगस्थली। कभी इसी पाटलिपुत्र से मौजूदा अफगानिस्तान तक की हुकूमत चलती रही। तब पूरी दुनिया में पाटलिपुत्र की चर्चा होती थी। बिहार हमेशा अपनी धुन में चला है, अपने तरीके से चला है, चाहे मुगलों का दौर रहा हो या अंग्रेजों का। बिहार के चंपारण से ही महात्मा गांधी ने देश में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया, जिसका नतीजा 30 साल बाद देश की आज़ादी के रूप में निकला। ऐसे में बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए कैलेंडर को पलटते हुए 1947 पर ले चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को बिहार के लोगों ने भी आज़ादी की खुली हवा में सांस ली। आज़ाद भारत की कमान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, पर ब्रिटिश राज में भी बिहार के लोगों ने अपनी अगुवाई के लिए श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह को चुना था। बिहार की इस जोड़ी को लोग श्री बाबू और बाबू साहब के नाम से जानते थे। आज़ादी के बाद हुए पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी श्री कृष्ण सिंह सर्वसम्मति से नेता चुने गए। श्री बाबू मुख्यमंत्री बने तो बाबू साहब उप मुख्यमंत्री। तब बिहार का राजनीति शास्त्र कुछ ऐसा रहा, जिसमें जमींदारी उन्मूलन कानून बना तो उद्योग धंधे लगाकर बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश भी हुई। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा तो नौकरियां भी आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। अरे मोदी जी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। बिहार चुनाव में विकास और बदलाव की बातें जोर शोर से हो रही हैं। सूबे के 13 करोड़ लोगों को बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव सरकार बनने पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो बिहार के जमीन से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं वो नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। बिहार बदला जाएगा।
बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज्य होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा। साथियों, आपको याद रखना है, आरजेडी कांग्रेस का नाम सुनते ही ये निवेशक भाग जाते हैं जो नौकरी का लालच देकर गरीब का खेत अपने नाम लिखवाते हैं। ऐसे लोग नौजवानों को कभी नौकरी नहीं देंगे। चुनावी अखाड़े में एक ओर विकास और बदलाव की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर जातीय समीकरणों को साधते हुए सत्ता हासिल करने का दाव आजमाया जा रहा है। बिहार में विकास का एजेंडा और जाति का जोड़ तोड़ दोनों ही आजादी के बाद साथ साथ आगे बढ़े। आजादी के बाद सूबे की कमान संभालने वाली जोड़ी यानी श्री कृष्ण सिंह भूमिहार समाज से थे और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत। दोनों जातियों के बीच वर्चस्व को लेकर खींचतान नई बात नहीं थी। श्री बाबू और बाबू साहेब में ठनी रहती थी, लेकिन दोनों में आपसी खींचतान का जरा भी असर बिहार के विकास पर नहीं पड़ने दिया। श्री बाबू ने बरौनी में फैक्ट्री बनवाया, सिंदरी का प्लांट बनवाया, वो तो जो भी काम था वो विकास के लिए करते थे। और अनुग्रह नारायण सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड एज एजुकेशन मिनिस्टर कई जगह नई यूनिवर्सिटीज भी बनाए, नए कॉलेजेस भी खोले। पटना यूनिवर्सिटी में महेश बाबू ने भी काफ़ी योगदान दिया। सर गणेश दस्ती थे, तो उस वक्त कास्ट की फीलिंग उतनी नहीं होती थी। बिहार के सामाजिक ताने बाने में आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए श्री बाबू ने सूबे में जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया। सत्ता के मिजाज वाले बिहार में ज्यादातर जमींदार भूमिहार यानी श्री बाबू की जाति से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी कायस्थ समाज से ताल्लुक रखने वाले राजस्व मंत्री KB सहाय को। इससे बिहार के कई राजघराने और जमींदार सहाय को दुश्मन की तरह देखने लगे। उस दौर में जमींदारों का समाज, राजनीति, प्रशासन और आर्थिक तंत्र पर जबरदस्त दबदबा था। 1950 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां भूमि सुधार कानून पास हुआ, मतलब कानूनी रूप से जमींदारी खत्म हो गई। सरकार की ओर से जमीन की सीमा तय कर दी गई। गरीबों को जमीन का मालिक बनवाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। दूसरी ओर बिहार में सरकार के भूमि सुधार कानून से जमींदार काफी नाराज थे। उनका कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा था, यानी गैर कांग्रेसवाद की नींव पड़ने लगी। दूसरी जाति के लोगों के साथ कुछ अगड़ी जाति के लोग भी कांग्रेस की जगह दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर देखने लगे। बिहार के ताने बाने में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समानता और समरसता लाने की बड़ी चुनौती भी खड़ी थी। ऐसे में साल 1953 में श्री बाबू की सरकार ने वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खोल दिया। बिहार की अर्थव्यवस्था का मिजाज आजादी के समय खेती वाला था और बहुत हद तक आज भी वही है। ऐसे में पहली पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार का पूरा जोर खेती के मोर्चे को दुरुस्त करने का रहा, तो दूसरी पंचवर्षीय परियोजना में औद्योगिक विकास पर जोर रहा। जब यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री आए श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनके, तो बिहार में पब्लिक सेक्टर में कुछ उद्योग धंधे लगे, जैसे HEC रांची में, हटिया में लगा, बोकारो में स्टील की इंडस्ट्री लगी और कुछ बरौनी में शुगर, ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लगा, तेल सोधा कारखाना बना। तो उस समय एक टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ प्रथम मुख्यमंत्री के वक्त में, तो कुछ शुरुआत तो अवश्य हुई। नतीजा ये रहा कि बरौनी रिफाइनरी, हटिया में HEC प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, मैथोन जल विद्युत प्लांट, सिंदरी का खाद कारखाना और करगली कोयला वाशरी जैसे बड़े कारखानों की नींव पड़ी। तब बिहार विकास के हाईवे पर टॉप गियर में दौड़ रहा था, जिसकी एक बुलंद तस्वीर बेगूसराय में दिखती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह की अगुवाई में एक और बिहार में औद्योगिक विकास के एजेंडे को बढ़ाने पर पूरा जोर रहा। दूसरी ओर जातीय वर्चस्व की लड़ाई भी खुलकर चलती रही। बिहार में विकास और बदलाव के बीच एक और हवा बह रही थी, जातिगत वर्चस्व और गैर कांग्रेसवाद की हवा। श्री बाबू और बाबू साहब के बीच भीतरखाने शीत युद्ध जारी था। 1957 में बिहार चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर बात इतनी बिगड़ी कि पंडित नेहरू ने दोनों को दिल्ली तलब किया। बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। चुनाव के बाद दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। विधायकों के बीच मतदान हुआ। बाबू साहब को कम वोट मिले। मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़ने के बाद बाबू साहब तुरंत श्री बाबू को बधाई देने उनके घर पहुंच गए। श्री बाबू ने भी बिना लाग लपेट के कह दिया कि आपके बिना मेरी सरकार कैसे चल सकती है। एक बार फिर अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बने। ये 1950 के दशक की बिहार की राजनीति शास्त्र था, जिसमें मतभेद तो था पर मनभेद नहीं। बिहार की सियासत का मिजाज तेजी से बदल रहा था। बात सिर्फ राजपूत और भूमिहारों के बीच सत्ता को लेकर वर्चस्व की नहीं थी। दूसरी जातियां भी धीरे धीरे पटना की ओर देखने लगी थी। बिहार में नई तरह की राजनीति तेजी से आकार ले रही थी। साल 1957 में बिहार विधानसभा में जाति के आधार पर हिस्सेदारी को देखा जाए तो भूमिहार जाति के 34, राजपूत जाति के 30, ब्राह्मण समुदाय से 20 और कायस्थ जाति से 8 सदस्य विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति से 37, पिछड़ी जातियों से 48 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। शासन प्रशासन में ऊंची जातियों का वर्चस्व था। ऊंची जातियों में आपसी प्रतिस्पर्धा और खींचतान लगातार बढ़ती जा रही थी। एक स्टडी के मुताबिक साल 1958 में बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में भूमिहार 23.81%, राजपूत 19.15%, ब्राह्मण 14.28%, कायस्थ 9.53% थे। मतलब बिहार प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऊंची जातियों की भागीदारी 66.67% थी। सूबे में जातीय राजनीति किस कदर हावी थी, इसे उस दौर के कुछ पत्रों द्वारा भी समझा जा सकता है। 1957 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास ले चुके जयप्रकाश नारायण ने श्री कृष्ण सिंह को लिखा। महेश प्रसाद सिन्हा और केबी सहाय दोनों चुनाव हार गए। सहाय को कुछ नहीं मिला, पर महेश बाबू राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। उन्हें सरकारी बंगला दे दिया गया। बाद में वो प्रदेश के खजांची भी बनाए गए। दूसरी ओर तमाम सेवाओं के बावजूद केबी सहाय आज कुछ भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने पत्र में यह भी लिखा कि सूबे में जातीयता ने खतरनाक स्वरूप ग्रहण कर लिया। दरअसल 1957 में केबी सहाय और महेश प्रसाद सिन्हा दोनों चुनाव हार गए। महेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से थे और केबी सहाय कायस्थ। जातिवाद का आरोप सीधे सीधे श्री बाबू पर लगा और ऐसे में उन्होंने जेपी को जवाब में लिखा, आप बाजार की गपशप पर विश्वास करते हैं। आपके पत्र में यह संकेत है कि आप महेश बाबू को नीचा करने की और केबी सहाय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो वर्षों तक कृष्ण बल्लभ बाबू को ऐसे पद पर रखा जिसका महेश बाबू सपना भी नहीं देख सकते थे। भूमिहारवाद का आरोप भी गलत है। श्री कृष्ण सिंह की सियासत का अपना अंदाज था। वो बिना लाग लपेट अपनी बात पूरी ठसक के साथ कह देते थे। लोगों के हित से जुड़े बड़े और कड़े फैसले लेने में उन्होंने जरा भी हिचक नहीं दिखाई। वो साल था 1961 का और तारीख 31 जनवरी। इस दिन श्री बाबू ने आखिरी सांस ली।
उनकी मौत के बाद राजपूत नेताओं ने बिहार की गद्दी पर दावा ठोका। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर दीप नारायण सिंह ने शपथ ली, लेकिन सिर्फ 17 दिन में ही वो सत्ता में रह पाए। भूमियार और राजपूतों के बाद बारी आई ब्राह्मणों की। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सत्ता के जोड़ तोड़ और जातीय गोलबंदी के बीच कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। सोशलिस्ट पार्टी की हार के बाद जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से किनारा कर लिया। बिहार की सियासी जमीन पर फिसलन काफी बढ़ गई, जिसमें कांग्रेस के लिए पैर टिकाए रखना मुश्किल हो गया था। सोशलिस्टों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में बिहार में सियासी जमीन तैयार करने का मौका मिल गया। सिस्टम और सरकार से लोगों की नाराजगी का फायदा सोशलिस्टों को बिहार में मिला। आज़ादी के 20 साल बाद ही सोशलिस्टों ने पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार की नींव रखी, जिसमें जनसंघ ने भी बड़ी भूमिका निभाई। 1960 के दशक के मध्य तक आम आदमी महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाज की कमी, कॉलेज की महंगी पढ़ाई से बेहाल था। लोगों का सत्ताधारी कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में सोशलिस्ट मजबूत होने लगे। बिहार में सोशलिस्टों के बड़े नेता थे कर्पूरी ठाकुर। नतीजा ये रहा कि साल 1967 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के लिए जमीन तैयार हो गई। इसमें जनसंघ की बड़ी भूमिका रही। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। सोशलिस्टों में ज्यादातर नेता ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका। विधायक कर्पूरी और रामानंद गुट या अगड़ी पिछड़ी जातियों के गुट में बट गए। आखिर में मुख्यमंत्री पद के लिए महामाया प्रसाद के नाम पर मुहर लगी। उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में अगड़ी जाति के लोगों का वर्चस्व साफ साफ दिख रहा था। वो दौर मैं मानता हूं जब राम मनोहर लोहिया ने पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का कॉल दिया था। न सिर्फ बिहार में, कई राज्यों में बदलाव देखने को मिला था। और तब फिर सभी गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा, बिहार में ही जनसंघ और सीपीआई सब साथ थी। वो दौर मुझे याद, जो उस समय तो मैं कॉलेज स्कूल का विद्यार्थी था। फिर भी राजनीति थोड़ी बहुत हम लोग समझते थे, उस समय इसकी चर्चा होती थी। तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में 67 से लेकर कि सभी लोग इकट्ठे थे वहाँ। तब सीपीआई के भी लोग थे, जनसंघ भी थी, सरकार में सब लोग साथ हुए। महामाया प्रसाद की सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। शिक्षा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी कर्पूरी के कंधों पर आई। भीतर ही भीतर सरकार में शामिल होने की कुलबुलाहट गठबंधन के सहयोगियों में भी साफ साफ दिखने लगी। साल भर के भीतर ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में व्यस्त वीपी मंडल को बिहार में नई संभावना दिखने लगी। तब वो लोकसभा सदस्य थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई। बीपी मंडल ने अलग हुए विधायकों को लेकर शोषित दल बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सतीश प्रसाद सिंह, वो भी 100 घंटे से भी कम समय के लिए। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बीपी मंडल को विधान परिषद में नामजद करने के बदले इनाम में मिली थी। बीपी मंडल की सरकार जो है वो तो एक ऐसी सरकार थी जिसको कि कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली हैंडल कर रही थी। उस गवर्नमेंट की डोर कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी, क्योंकि जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी जो एक लंबे समय से बिहार में की राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में थी, उस पार्टी को एहसास होने लगा कि अब उनको एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज एक नई पॉलिटिकल फ्रंट से मिल रहा है। तो उस
योग हो रहे थे। सूबे के सामाजिक ताना बाना के हिसाब से सियासतदान नए नए समीकरणों पर काम कर रहे थे। वहां के नेताओं को पिछड़ी जाति के वोटरों में बड़ा सियासी आसमान दिख रहा था। पिछड़ी जाति के लोगों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी। उनकी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा था। ये पटना पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला का कमाल था, जिसमें आज़ादी के 20 साल के भीतर ही एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। बिहार विधानसभा में सत्ता के लिए जोड़ तोड़ से ही भारत के दूसरे राज्यों ने दल बदल का व्यवहारिक पाठ सीखा। 2 साल में 6 सरकारें बनी और गिरी। वो दौर था 1967 से 1969 तक का। बिहार में सत्ता के लिए एक दूसरे को लंगड़ी मारने का खेल टॉप गियर में चल रहा था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों की सियासी जमीन को खिसका दिया। साल 1971 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से केंद्र में सत्ता में आई, जिसका असर बिहार में भी दिखा। सोशलिस्ट और गठबंधन सरकारों से बिहार के लोगों का मोह भंग हुआ और बिहार के लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में बिठा दिया। लेकिन वहां के नेताओं ने, हुक्मरानों ने पिछली गलतियों से कोई खास सबक नहीं लिया। आला कमान के इशारे पर मुख्यमंत्री बनाए और हटाए जाने लगे। 1971 में भारतीय जवानों के शौर्य की चमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया। इंदिरा गांधी का कद भी राजनीति में एकाएक बहुत ऊपर चला गया। कांग्रेस की किस्मत के बंद होते दरवाजे भी तेजी से खुलने लगे। 1972 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। इंदिरा गांधी की आंधी में सोशलिस्टों की सियासी जमीन बुरी तरह से खिसक गई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को सिर्फ 34 सीटों पर ही कामयाबी मिली। 72 में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से बिहार में अपने सरकार को एस्टेब्लिश किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बिहार की राजनीति में कि बिहार में जो चीफ मिनिस्टर बनने लगे वो दिल्ली के डिक्टेट पर चीफ मिनिस्टर बनने लगे। जो नॉर्मल पहले का दौर था जिसमें बिहार की लीडरशिप जो थी, लोकल लीडरशिप जो खड़ी हुई थी वो लीडरशिप थी। लेकिन इस 70 बाद के दौर में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से अपने लीडर्स को भेजने लगी और उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा बिहार की राजनीति में। संसपा हार से परेशान थी तो कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से। ऐसे में केदार पांडे के नाम पर मुहर लगी, लेकिन पटना में उनके राजनीतिक विरोधियों की कमी नहीं थी। सरकार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए केदार पांडे कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे, लेकिन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, यानी इस्तीफा देने से मना कर दिया। बिहार में तनातनी की खबर आला कमान तक भी पहुंच रही थी। केदार पांडे ने अपना दमखम दिखाने के लिए मंत्रिमंडल ही भंग कर दी। लोकतंत्र और अफसरशाही में अंतर होता है। सरकार सहयोग से चलती है, हेकड़ी से नहीं। मंत्री भी केदार पांडे को सबक सिखाने के मूड में थे। दोबारा शपथ ग्रहण के लिए दिन तय हुआ तो कई विधायकों ने मंत्री बनने से ही इनकार कर दिया। बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से राजनीतिक ड्रामा खत्म हुआ। 2 महीने बाद ही 24 मंत्रियों ने फिर केदार पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब बिहार कांग्रेस में ब्राह्मण गुट, राजपूत गुट और यादव गुट सब आपस में एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पैराशूट सीएम के तौर पर अब्दुल गफूर को बिहार के सियासी अखाड़े में उतार दिया। इससे मामला संभलने की जगह और बिगड़ता चला गया। अगड़ी जातियों के कांग्रेसी नेता अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री के रूप में हजम नहीं कर पा रहे थे। आजादी के बाद बिहार में मुस्लिम समुदाय से बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अब्दुल गफूर इकलौते नेता हैं। सियासी गलियारों में उन्हें गफूर चाचा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उनका सरकारी आवास खुला दरबार था, जहां कोई भी शख्स बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनसे मिल सकता था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बिना किसी तामझाम के कई बार खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए पान की दुकान पर पहुंच जाते। लेकिन बिहार में राजनीति का चक्र ऐसा घूमा जिसमें 1975 में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड के बाद कांग्रेस की गुटबाजी में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। सत्ता के लिए एक दूसरे को लंगड़ी मारने की सियासत से बिहार का आम आदमी बहुत निराश
और हताश होता जा रहा था। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थीं, किसानों की अलग, नौकरी पेशा लोगों की अलग, कारोबारियों की अलग, छात्रों की अलग। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक अलग तरह का ज्वालामुखी धधक रहा था। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस और बिहार की राजनीतिक सभाओं के लिए सबसे पसंदीदा जगह थी गांधी मैदान, और गांधी मैदान और पटना यूनिवर्सिटी के बीच फासला ज़्यादा नहीं था। उस दौर में पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों के छात्र अक्सर गांधी मैदान में जमा होते थे और सूबे की समस्याओं पर घंटों मंथन करते थे। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में नेताओं की नई पीढ़ी तैयार होती, जिनकी आंखों में पूरे देश की सियासत और सिस्टम को बदलने का सपना था। पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से ऐसी धारा निकली जिसने पूरे देश की राजनीतिक धारा और विचारधारा दोनों को बदल दिया। कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस से निकला आक्रोश एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हुआ और सत्ता के मद में चूर सियासतदानों को लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के आंदोलन शास्त्र की, और तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। निष्पक्ष खबर और बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।